बीए पार्ट सेकेंड ईयर की नियमित हिंदी विषय के छात्रों का इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में गवर्नमेंट कॉलेज कोलैद की तरफ से मैं एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक और एकांकी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा पर। पिछले 2-3 वीडियो से हम बात कर रहे हैं इस विषय पर, इस नाटक की समीक्षा कर रहे हैं। इसकी कथा वस्तु, इसके उद्देश्य, इसकी अभिनेता, इसकी भाषा, सब पर मैंने आपको वीडियो डाली है। जरूर आपने उनको देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार देख लें, जिससे कि अंधेर नगरी के संदर्भ में आपकी मानसिकता स्पष्ट हो जाए। आज की इस वीडियो में तात्विक समीक्षा हम जो अंधेर नगरी नाटक है, प्रहसन है, इसके जो तत्व, नाटक के जो तत्व होते हैं जैसे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, पात्र योजना, संवाद, भाषा, देशकाल, अभिनेता, उद्देश्य, इन सब पर हम संक्षेप में बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि तात्विक या तत्वों के आधार पर अंधेर नगरी नाटक कितना खरा उतरता है, कितना सही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताता आ रहा हूँ तो पिछले 2-4 वीडियो से कि ये अंधेर नगरी जो नाटक है एक छोटे से आकार का नाटक है। इन्होंने, नाटककार ने इसको एक ही रात में लिख करके पूरा किया था और बिहार में कोई रजवाड़ा है जिसको आधार बना करके अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से इस नाटक को बड़ा ही हास्य नाटक बना दिया है। तो कथा वस्तु के आधार पर अगर हम शुरुआत करें इसकी समीक्षा के लिए, तो कथा वस्तु कल्पना को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें अंग्रेजी शासन काल की दुर्व्यवस्था और तत्कालीन समाज की जो दीनहीन स्थिति है उसको प्रकट करने का प्रयास किया है भारतेंदु जी ने, और 6 अंकों में पूरा ये विभाजित है। इसमें लेखक ने बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, शमशान आदि नामों से व्यंजित किया है। और अंधेर नगरी के बाह्य प्रांतों में महंती जी अपने 2 चेले होते हैं, गोवर्धन दास और चरण दास, उनके साथ गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। महंती जी चेलों को लोभ न करने की शिक्षा देकर समाज से भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। अंधेर नगरी में सभी वस्तुएं जो होती है वो टके सेर के भाव से मिलती है। गोवर्धन दास भिक्षा में मिले 7 पैसों से 3.5 किलो मिठाई लेकर आता है। तब महंती जी ने कहा कि ऐसी नगरी में रहने से संकट की आशंका है, अतः यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास जो चेला होता है वो रुक जाता है। और अंधेर नगरी का जो एक राजा होता है वो विवेक शून्य है, चेतना रहित है, शराबी है। चौपट राजा एक बकरी की दीवार के नीचे दबकर मर जाने के अपराध में वो निरपराधी जो कोतवाल होता है उसको फांसी देने का आदेश सुनाता है, लेकिन उसकी जो गर्दन है कोतवाल की वो फांसी के फंदे में पूरी तरह फिट नहीं होती है। इसलिए एक इस तरह का कोई व्यक्ति ढूंढ के लाने का आदेश राजा देता है कि जिसकी गर्दन मोटी हो और इस फंदे में फिट होने लायक हो, उस व्यक्ति को ले आओ और उसको फांसी पर लटकाकर मेरे आदेश की पालना करो, ऐसा राजा कहता है। गोवर्धन दास को पुलिस पकड़ के ले आती है, राजा के समक्ष प्रस्तुत करती है और कहती है कि इसी को फांसी पे चढ़ाओ। फांसी पे चढ़ाने की तैयारी की जाती है। गोवर्धन दास को ले जाया जाता है फांसी के फंदे के पास, लेकिन ठीक उसी समय गुरुजी उपस्थित होते हैं और अपनी बुद्धि चातुरता से उसे बचा लेते हैं। और चौपट राजा जो होता है, जो मूर्ख है, वह सब फांसी पर चढ़ जाता है। तो इस तरह की जो कथा वस्तु है, छोटी है, गतिशील है, क्रमबद्ध है, रोचक है, प्रभावशाली है, जिज्ञासा को बनाए रखती है और बीच बीच में हास्य रस का भी इसमें समावेश किया गया है और कौतूहलता तो इसमें भरी हुई है। पाठक या दर्शक की कौतूहलता लगातार बनी रहती है। तो निश्चित रूप से ये कथा वस्तु
जो पहला इसका तत्व है, इस पर ये नाटक संपूर्ण रूप से खरा उतरता है। इसके बाद बात करते हैं हम पात्र योजना। इसकी पात्र योजना क्या है? कथा वस्तु को क्या है, गति प्रदान करने वाले पात्र जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, महंत है, गोवर्धन दास है और चौपट राजा है। तो महंत जी गंभीर स्वभाव के हैं, राम भक्त हैं, यथार्थ में विश्वास करने वाले हैं, विवेकशील है, चिंतक है। और गोवर्धन दास जो होता है वो लालची होता है, लोभी है, पेटू है, आत्म केंद्रित है। और चौपट राजा वो राजवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो मूर्ख होकर सामान्य लोगों के लिए पूजनीय है और वो बुद्धिमान बना रहता है। तो यह अविवेकी, नशेबाजी, घमंड और लालची भी है। अन्य पात्रों में नारायण दास, कबाब वाला, घासीराम, नारंगी, हलवाई, कुंजड़े, मंगल, पाचक, मछली वाला, जात वाला, ये सब पात्र हैं जो दिखाई देते हैं। और ये सारे के सारे पात्र अपने अपने वर्ग से संबंधित हैं और इन पात्रों की चरित्र चित्रण अपने वर्ग के चरित्र को स्पष्ट करते हुए अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी मानसिकता के माध्यम से उस नाटक में गति को लगातार बनाए रखते हैं, नाटक में सहजता को बनाए रखने में सक्षम है। संवाद योजना की दृष्टि से अगर बात करें तो छोटे छोटे संवादों पर निर्भर करती है, देखिए, किसी भी नाटक की सफलता। और संवादों में नाटकीयता का समावेश अवश्य होना चाहिए। अंधेर नगरी में भी संवाद छोटे हैं, प्रभावशाली हैं। बोलने वाले जो सभी पात्र हैं वो नपे तुले और सटीक बात करते हैं। कहीं कहीं तो एक शब्दों से भी वाक्य को पूर्ण कर दिया जाता है, उसमें प्रयोग किया गया है। जैसे गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनिए, आटा कितने से? बनिया कहता है, टके से। और चावल, चावल टके से। तो एक एक शब्दों से भी वाक्य अपने आप में पूर्ण होकर के अपनी अर्थवत्ता को दर्शक तक या पाठक तक पहुंचाने में सक्षम है इसके संवाद। तो संवाद योजना से भी नाटक दर्शक को, पाठक को एकाकार या आत्मीयता या उसे साधारणीकरण करने में सक्षम है इसका संवाद योजना। भाषा शैली की दृष्टि से अंजीर नगरी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के सम्मिश्रण से इसकी कथा को गति प्रदान की गई है, प्रवाह प्रदान किया गया है। यहाँ तहाँ उर्दू की शब्दावली का भी प्रयोग किया गया, जैसे हाकिम, कानून, रैयत, आशना, दरबार, दोस्त, ये सब उर्दू के शब्द हैं। तद्भव जो शब्दावली है उसका भी प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे बोई, हई, जैसे करें, लकलक, बोदा, टकस, चामना, साहस, ये सब तद्भव शब्दावली है। मुहावरे और लोकोक्तियों की दृष्टि से अगर देखें तो सहज है, स्वाभाविक है। जैसे मैं तो प्रिय के रंग ने रगी, किया दांत सभी, किया दांत सभी का खट्टा, क्यों बेकसूर का प्राण हरते हो, मारते हो। तो नाटककार ने इस पात्रों के अनुरूप, उसकी योग्यता के अनुरूप, उसके वर्ग के अनुरूप, उसकी शिक्षा के अनुरूप इस भाषा का प्रयोग किया है और गीतों का भी इसमें प्रयोग किया है। अगर इसमें आंचलिक शब्दों को भी देखा जा सकता है। पात्र अनुकूल भाषा इसमें भी स्पष्ट है। मैंने बताया अभी, सभी पात्र अपने वर्ग, स्तर, व्यवसाय के आधार पर बोलते हैं। उनकी प्रयुक्त जो शब्दावली है अपने आप ही उनका स्तर बता देती है कि पात्र किस स्तर का है। महंत जी है जैसे इसमें पात्र, तो उसका स्तर बुद्धिमत्ता और विवेक से सर्वत्र परिपूर्ण दिखाई देता है। उनके संवादों में उसके
भाषा में उपदेशात्मकता का स्वर प्रधान है। वो कहता है, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तूने मेरा कहना नहीं सुना। तो ये उपदेशात्मक का स्वर प्रधान दिखाई देता है। पात्र के अनुकूल भाषा, शराब के नशे में रहने वाला जो चौपट राजा है, उसकी भाषा में हमेशा मूर्खता और अभिमान सर्वत्र झलकता है। उसकी लड़खड़ाती जुबान से बकरी की बरकी लड़की भीड़ आदि कहलवा कर बकरी को बरकी कहलाया है, लकड़ी को लड़की कहलाया है। ठीक है, तो उसकी मानसिक स्थिति को प्रकट करने में सक्षम है यहाँ नाटककार। विभिन्न पात्र होते हैं। भारतेंदु जी ने सारे पात्र जैसे घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़ी, मंगल, ये सब इन सारे पात्रों की जो भाषा है, इन सब में अंतर है जो अपने स्तर पर प्रभावशाली है। दूसरी बात, यहाँ पर आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग देखा गया है। यद्यपि कोई भी भाषा, उसके शब्द जो होते हैं वो किसी की बपौती नहीं है, लेकिन कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग प्राय पढ़े लिखे लोग नहीं करते। अज्ञान और अशिक्षा के कारण कुछ लोग विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अंधेर नगरी में भी ऐसा ही है। ऐसे शब्दों का नाटककार ने प्रयोग जानबूझकर किया है, जैसे अरे बाबा, क्यों बेकसूर को प्राण मारते हो, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, राम का नाम ले बेफायदा, क्यों शोर करता है। तो ये आंचलिक शब्द भी देखने को मिलते हैं। तुकबंदियों से युक्त इसकी है ही। तद्भव शब्दावली मैंने बता ही दिया। इसमें थोड़ा तत्सम शब्दावली, भिक्षा है, आनंद है, कशी है, रक्षा है, साधु, द्विज, गो, ये सब तत्सम शब्दावली भी है। हल्के फुल्के इसमें देशज शब्दावली भी देखने को मिलती है, जैसे चौपट, गैया, चावना, गुटाना, भाजी, ये। और विदेशी शब्दावली तो है ही, मैंने बताया, उर्दू शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये भाषा शैली हुई इसकी। और अगर देश काल और वातावरण की बात करें तो ये अंग्रेजी शासन के समय की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है, उसको मंच पर प्रस्तुत करने में सक्षम है। देश काल वातावरण के बिना कोई भी नाटक में सजीवता प्रस्तुत होना संभव नहीं है। दर्शक को, पाठक को ये पता लगता है कि ये इस समय के, इस युग की स्थितियों को अंकन करने में सक्षम है नाटक, तब वो नाटक से एकाकार स्थापित कर पाता है। भारतेंदु जी ने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि उसे जन जागरण का आधार भी बनाना चाहा था। तो अंग्रेजी राज्य की नीतियों के कारण लेखकों के पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वे स्पष्ट उन्हें इंगित करके साहित्य लिख सकें, इसलिए उन्होंने लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का भी सहारा इसमें लिया है और अपने इस जन जागरण के कार्य को संपूर्ण करते हैं। तो उस समय जो समाज है, उसकी विसंगतियां और आडंबरों से युक्त था, तो उस अंधविश्वास को अत्यधिक मात्रा में जब होता है, तो उसको व्यक्त करके ये देश का और वातावरण जो बिंदु है, जो तत्व है, उसका भी अनुकूलता इसमें देखने को मिलती है। अभिनेता पर अगर बात करें कि अभिनय करने योग्य है कि नहीं ये मंच पर, तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो देख लें आप। फिर भी इसका कथानक अति सरल है, छोटा है, पात्रों की संख्या भी सीमित है, पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग है ही, दृश्यों की साज सज्जा भी बहुत सरल है, ज़्यादा मंच पर तामझाम करना नहीं पड़ता है। तो इस उद्देश्य को जनमानस तक पहुंचाने में ये अभिनयता की दृष्टि से भी सफल है नाटक। और उद्देश्य पर अगर हम बात करें तो ये रचना निश्चित ही भारतेंदु जी ने विशेष उद्देश्यों को अपने मन में रखकर ही की थी, क्योंकि बिना उद्देश्य की तो कोई रचनाकार कलम को चलाने में सक्षम हो ही नहीं सकता। पहले अपनी कल्पना शक्ति में, अपनी मनस स्थिति में कोई उद्देश्य निर्धारित तय करता है कि मुझे इस उद्देश्य को लेकर के ये मैसेज, ये संदेश, ये उद्देश्य समाज तक, जनता तक, दर्शक तक, पाठक तक पहुंचाना है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही नाटक या कोई भी रचना लिखी जाती है। तो ये रचना भी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के भारतेंदु जी ने इसको लिपिबद्ध किया है, और इसीलिए
वह तत्कालीन शासकों पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य बाण बरसाती है, जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत करती है। उन्होंने सारे जो प्रशासनिक स्तर से लेकर और नीचे तक जो व्यवस्थाएं हैं, वो पुलिस है, कानून है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, क्रूरता है, सभी की पोल खोलते हैं। अंधविश्वास है, लोभ है, सब चीज की पोल खोलते हुए समाज के सामने स्पष्ट करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़ी, परंपरा को सबको प्रकट करते हुए अपनी वाणी प्रदान की और उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया है। जनता से उनको परिचित भी कर पाया है और उनके मन के विकारों को दूर करती है। इस तरह का उद्देश्य था उनका। तो एक यथार्थ बोध कराने वाला निश्चित रूप से सफल नाटक है। तो मैंने आज की इस वीडियो कक्षा में आपको बताया कि क्या नाटक के जो तत्व हैं उनके आधार पर ये अंधेर नगरी जो नाटक है, छोटा नाटक, कितना ये सक्षम है, कितना सफल है, कितना खरा है, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में स्पष्ट किया है। विश्वास करता हूँ वीडियो पसंद आएगा आपको। आज इतना ही, अगली कक्षा में फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।